ये है स्पेन, 5 करोड़ की आबादी वाला यूरोप का चौथा सबसे बड़ा कंट्री, जिसका करीबन 70% एरिया बिल्कुल खाली है। स्पेन की 90% पॉपुलेशन इधर मैड्रिड और ये रेड हाईलाइटेड कोस्टल एरियाज में रहती है, और ये बीच वाला येलो हाईलाइटेड एरिया बिल्कुल खाली है। मतलब 4.5 करोड़ लोग स्पेन के सिर्फ 30% एरिया पर रहते हैं। हालांकि स्पेन एक ऐसा कंट्री है जिसका क्लाइमेट और ज्योग्राफी कमाल है। यहाँ पर बीचेस हैं, घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, डेजर्ट्स हैं, पर फिर भी लोग ऐसे अजीब तरीके से क्यों आबाद हैं? और ऐसा नहीं है कि इस येलो हाईलाइटेड एरिया में हमेशा से कोई नहीं रहता था, बल्कि कुछ साल पहले तो यहाँ बहुत से लोग आबाद थे। मगर अब अगर आप इस सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में जाएं, तो वहाँ आपको पूरे ऐसे गाँव मिलेंगे जहाँ खाली घर और बिल्डिंग्स हैं जो अब खंडर बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? स्पेन के इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न का उसकी हिस्ट्री, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी ज्योग्राफी और कुछ सोशल फैक्टर्स के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्पेन के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलते हैं आज से कई हजार साल पहले, जब आइबेरिया का ये सारा एरिया रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था और इसे हिस्पैनिया कहा जाता था। उस वक्त रोमन एम्पायर नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप से लेकर आज के पूरे मिडिल ईस्ट तक फैली हुई थी, और इतनी बड़ी एम्पायर को संभाल कर रखना रोमन रूलर्स को बहुत मुश्किल और महंगा पड़ रहा था, और इसीलिए उन्होंने रोमन एम्पायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ईस्टर्न हिस्सा बन गया बाइजेंटाइन एम्पायर और वेस्टर्न हिस्सा बन गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर। लेकिन इस डिवीजन के बाद रोमन एम्पायर की ताकत टूटने लगी, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में फैलने वाले जर्मैनिक ट्राइब्स ने रोमन एम्पायर पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिससे वेस्टर्न रोमन एम्पायर कमजोर हो गई। और फिर फाइनली 5th सेंचुरी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गई और आइबेरिया का ये सारा एरिया एक जर्मैनिक ट्राइब विसिगॉथ्स के कंट्रोल में चला गया, जिन्होंने 250 साल इस सारे एरिया पर हुकूमत की। मगर उनका ये कंट्रोल टेम्परेरी था, क्योंकि बहुत जल्द इधर अरब से उभरने वाली मुस्लिम एम्पायर इस सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लेने वाली थी। 8वीं सदी में उमैया खिलाफत में मुस्लिम एम्पायर अपनी पीक पर थी, और उसका दायरा नॉर्दर्न इंडिया से लेकर आज के मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका तक फैला हुआ था। और इसी दायरे को मजीद फैलाने के लिए 711 AD में मुस्लिम आर्मी ने तारिक बिन जियाद की लीडरशिप में स्पेन पर अटैक किया और इस सारे एरिया पर कब्जा कर लिया। हिस्पैनिया का नाम चेंज करके अल अंदलुस कर दिया गया। मुसलमानों ने अगले 800 साल तक स्पेन पर हुकूमत की। गो के इन 800 सालों में स्पेन में साइंस, फिलोसफी और आर्किटेक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुई, मगर मुस्लिम एम्पायर को मुसलसल क्रिश्चियन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसे रिकनक्विस्टा कहा जाता है। रिकनक्विस्टा असल में वो बैटल्स थी जो कई सेंचुरीज तक क्रिश्चियन एम्पायर्स ने स्पेन से मुसलमानों को निकालने के लिए की, और 14th सेंचुरी के आखिर में बैटल ऑफ ग्रेनाडा में क्रिश्चियन आर्मीज ने बिल आखिर मुस्लिम आर्मीज को शिकस्त देकर स्पेन का कंट्रोल वापस ले लिया। और यहीं से आगे चलकर स्पेन दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉलोनियल सुपर पावर बना। 19वीं सदी के शुरू में स्पेनिश एम्पायर तकरीबन पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कैलिफोर्निया से लेकर अर्जेंटीना तक फैली हुई थी, और इवन इधर एशिया में फिलीपींस भी स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन फिर धीरे धीरे स्पेनिश एम्पायर भी कोलैप्स करती गई, और सन 1900 के शुरू तक 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर फैली हुई ये एम्पायर बस 1,95,000 स्क्वायर माइल्स तक रह गई थी। फिर 1930s में स्पेन में एक बहुत ही खूनी सिविल वॉर शुरू हो गई, जो 1939 में जाकर खत्म हुई, जब जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की लीडरशिप में नेशनलिस्ट फोर्सेस ने ये वॉर जीती, और फ्रैंको अगले 30 साल के लिए स्पेन का रूलर बन गया। और ये 30 साल का अरसा स्पेन की मॉडर्न हिस्ट्री का डार्केस्ट एरा माना जाता है। इस सिविल वॉर में 5 लाख लोग मारे गए थे, और स्पेनिश इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। और फिर बाकी कसर जनरल फ्रैंको की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ने पूरी कर दी। ये वो टाइम था जब स्पेन की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इधर रूरल एरियाज में रहती थी, और ये सब लोग खेती बाड़ी करते थे। फ्रैंको ने लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए बॉर्डर्स क्लोज कर दिए और इम्पोर्ट बिल्कुल बंद कर दी, जिसके बाद स्पेन इंटरनेशनल ट्रेड से टोटली कट ऑफ हो गया। बॉर्डर क्लोज होने की वजह से किसानों को ना कोई नई मशीनरी मिल रही थी, ना पेस्टिसाइड्स और ना कोई टेक्नोलॉजी जिससे वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते, और ऊपर से गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली प्राइस भी कंट्रोल कर रही थी। और इस सब का नतीजा ये हुआ कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री भी कोलैप्स करने लगी, और बहुत से लोग रूरल एरियाज छोड़कर शहरों की तरफ या दूसरे कंट्रीज को जाने लगे। 1950s के एंड में फ्रैंको को अपनी पॉलिसीज के गलत होने का एहसास होना शुरू हुआ, और उसने आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बॉर्डर ओपन करना शुरू किए, और यहीं से फिर
स्पेनिश इकोनॉमिक मिरेकल शुरू हुआ। ये ट्रेड ओपन होने से दो चीजें हुई, एक तो फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से ट्रेड शुरू हुआ जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी। दूसरा, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेन के बड़े शहरों में हो रही थी। सारी बड़ी कंपनीज अर्बन एरियाज में थी। अब जहाँ कंपनीज होंगी वहाँ जॉब्स होंगी और जहाँ जॉब्स होंगी लोग वहीं जाकर रहेंगे। और यही हुआ स्पेन के साथ। पहले एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री कोलैप्स होने की वजह से लोग ये रूरल एरियाज छोड़ गए थे और अब शहरों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से लोग ये सेंट्रल एरियाज छोड़कर बड़े शहरों में जाने लगे जो ज्यादातर स्पेन की कोस्ट पर हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल डिसीजंस तो एक वजह हो गए स्पेन के इस पॉपुलेशन पैटर्न की। दूसरा